गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस क्लास का दूसरा दिन है, जिस क्लास का नाम है SO यानी कि सक्सेस ओरिएंटेशन। दोस्तों, आज यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथ में है क्या। आप सब ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं। आज इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस रास्ते पर चलकर हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आप सभी तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अगर आप सड़क पर निकलें तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे: रिक्शे वाले, स्कूटर वाले, मारुति वाले और मर्सिडीज़ वाले। मेरा प्रश्न यह है आप लोगों से कि क्या फ़र्क है इन चारों लोगों में। क्यों ये चारों अलग अलग स्टेज पर हैं। चारों के पास भी वही 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँखें हैं। दोस्तों, सक्सेस होने का एक फार्मूला होता है जिससे हम कहते हैं 4R। 4R का मतलब होता है राइट एक्शन, राइट टाइम, राइट डायरेक्शन एंड राइट एनर्जी। राइट एक्शन का मतलब होता है कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या ये काम हमें अपने सपनों तक पहुंचा सकता है। ये अपने आप से सवाल करना चाहिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं, क्या ये काम करके हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। दूसरा आता है राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब है कि जो भी काम कर रहे हैं वो काम सही करने का सही समय है। राइट टाइम क्या होता है? देखिए दोस्तों, हर बिजनेस के 3 फेज़ होते हैं। पहला इनिशियल फेज़ यानी शुरुआती दौर, दूसरा फेज़ ऑफ फेम यानी प्रसिद्धि का दौर, और तीसरा फेज़ ऑफ कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता का दौर। इसको समझना बहुत आसान है। चलिए इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। भारत में कंप्यूटर का आगमन 70 के दशक में हुआ, लेकिन हर नई चीज़ की तरह इसको भी विरोध और आलोचना मिल रही थी। उस समय कंप्यूटर के बारे में यह धारणा थी कि कंप्यूटर 100 आदमियों का काम अकेला कर सकता है। पहले से ही बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा था। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि कंप्यूटर आने से बेरोजगारी बढ़ेगी। इसी गलत धारणा के चलते कंप्यूटर को लगभग 10 साल विरोध और आलोचना सहनी पड़ी। शुरू में 80 के दशक में जिन कंपनियों ने इस इंडस्ट्री में हाथ डाला वे थी IBM, नीट, अपटेक, विप्रो, इन्फोसिस। 80 के दशक तक इस इंडस्ट्री के लिए शुरुआती दौर था। जो लोग इस इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में जुड़े वो इंडिया की रिचेस्ट कंपनीज में से एक हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं। शायद लगभग हर देश में इनके ऑफिस हैं। यहाँ तक कि इनके पास अपने पर्सनल जेट प्लेन तक हैं। मैं इन लोगों को सबसे ऊपर के लोगों की साझा में दूंगा। 90 के दशक तक आते आते यह इंडस्ट्री फेमस हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे कंप्यूटर एवं उसकी यूटिलिटी को समझने लगे थे। जिन लोगों ने इस समय पर इस इंडस्ट्री को समझा एवं पकड़ा, वो अपने जेट प्लेन तो नहीं ले पाए, लेकिन बड़ी गाड़ियां एवं अच्छी आमदनी से भी नहीं चुके। आप तो जानते हैं कि अगर पड़ोस के घर में वर्मा जी का लड़का कंप्यूटर इंडस्ट्री में घुसा और घर में नई गाड़ी और पैसे आ गए
तो शर्मा जी के पेट में अपने आप ही दर्द शुरू हो जाएगा। वो भी अपने लड़के को इसी में जाने के लिए कहेंगे। ठीक इसी तरह से सन 2000 के आते आते लोगों की लाइफस्टाइल बदलते देख यह इंडस्ट्री इतनी पॉपुलर हुई कि भेड़चाल शुरू हो गई और यह इंडस्ट्री अपने कंपटीशन फेज़ में पहुंच गई। इस फेज़ में जो लोग जुड़े वह स्कूटर या छोटी कार जैसी सुविधाएं ही ले सके। अब आप ध्यान से समझिए कि काम वही कंप्यूटर इंडस्ट्री का है, लेकिन उसके पकड़ने का वक्त अलग अलग था। यानी कि राइट एक्शन के साथ राइट टाइम भी होना ज़रूरी होता है। तो किसी बिजनेस को पकड़ने का सही समय या तो शुरुआती दौर होता है या प्रसिद्धि का दौर होता है। तो राइट एक्शन क्या है, राइट टाइम क्या है? शुरुआती का दौर यानी कि प्रसिद्धि का दौर। लेकिन शुरुआती के दौर में काम करना आसान नहीं होता। यहाँ पर लोग आपके साथ नहीं होते, आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता, हालात आपके अनुकूल नहीं होते, आपको अपने आप को साबित करना होता है, लोगों का विरोध और आलोचना सहनी पड़ती है। ज़रा सोचिए, क्या 80 के दशक में कंप्यूटर बेचना आसान रहा होगा? अगर मैं उस समय आपके पास इस मशीन को लेकर आता जिसमें एक टीवी और बहुत सारे बटन लगे हों, जिन्हें दबाने से नहीं मालूम कि स्क्रीन पर क्या आएगा, और मैं आपको बोलूं कि इसे खरीद लीजिए, 1 लाख रुपए का है, तो क्या आप खरीदते? शायद नहीं। अगर मुझे वो आपको बेचना है तो मुझे आपको यह एहसास कराना पड़ेगा कि ये आपको लाखों का फ़ायदा कराएगा। उसके लिए मुझे आपको पहले कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। ज़रा सोचिए, ऐसे कई 100 लोगों को ट्रेनिंग दी गई होगी। उनमें से कुछ को लगा होगा कि कंप्यूटर उनके काम का है। इसी तरीके से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और धीरे धीरे कंप्यूटर के लिए लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई। कंप्यूटर के लिए लोगों को अवेयर करने में 10 से 15 साल का समय लग गया। शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता। आप खुद सोच कर देखिए कि 1985 यानी कि 1990 तक शायद आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। कुछ लोगों ने सिर्फ नाम ही सुना होगा। पहले 10 साल तो लोगों को यह समझने में ही लग गई होगी कि कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ भी मौजूद है। और यह सब किया किसने? उन लोगों ने जिन्होंने इसे शुरुआती दौर में पकड़ा। चलिए मैं आपको टाटा कंपनी का कहानी सुनाता हूँ। आज़ादी से पहले हमारे देश में कोयले के ट्रक चलते थे। उन्हीं दिनों भारत की टाटा कंपनी की मर्सिडीज़ के साथ डील हुई और उन्होंने भारत का पहला डीजल ट्रक निकाला। लेकिन इसी डीजल ट्रक के लिए ग्राहक जुटाना बहुत बड़ी चुनौती थी। कोई भी ट्रक को लेने के लिए तैयार नहीं था। ट्रांसपोर्टरों के दिल में तरह तरह के सवाल थे। पहले तो नई चीज़ है, पता नहीं कैसी निकलेगी। पेट्रोल पंप भी नहीं थे, इसीलिए लोग सोच रहे थे कि इस ट्रक का ईंधन आसानी से मिलेगा नहीं, कहाँ से लेंगे? कोयला तो हर मोड़ में मिल जाता है, इसके मैकेनिक भी नहीं मालूम कहाँ से मिलेंगे।
उन दिनों गिनी चुनी ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती थीं। उस समय भारत की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम था मिल्ट कुमरी ट्रांसपोर्ट, जो कि मिल्ट कुमरी शहर में थी। यह अब पाकिस्तान में है। टाटा ने बड़ी मुश्किल से कुछ शर्तों पर अपना ट्रक मिल्ट कुमरी ट्रांसपोर्ट को बेचा, और पहली शर्त थी कि यह ट्रक उनको बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा और इसके पैसे वो धीरे धीरे किस्तों में वापस करेंगे, लेकिन वो भी तब जब उन्हें यह ट्रक पसंद आएगा, वरना वो उस ट्रक को वापस कर देंगे। उनकी दूसरी शर्त थी कि यहाँ कहीं भी डीजल की ज़रूरत नहीं होगी, टाटा कंपनी खुद वहाँ डीजल पहुँचाएगी। उसके लिए उन्होंने शुरू में मोबाइल पेट्रोल पंप बनाए। क्या आप समझ सकते हैं कि टाटा को शुरुआती दौर में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। मिल्ट कुमरी ने टाटा का वो पहला ट्रक इस्तेमाल किया जो उसे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने टाटा से दूसरा ट्रक लिया, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12 और 90-50 के आते आते इन ट्रकों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि लोगों को 5-5 साल तक ट्रक का नंबर नहीं मिलता था। तो मैं आपको यह बात समझा रहा था कि शुरुआती दौर में काम करना आसान नहीं होता। दोस्तों, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो संचालन करते हैं और दूसरे वो जो फॉलो करते हैं। हमेशा संचालन करने वाले लोग ही कामयाब होते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में चीज़ों को आपको खुद ही समझना होता है और खुद ही फैसले लेने पड़ते हैं। आपको कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। आज की तारीख में अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको खाना बनाना सिखाएंगे और रेस्टोरेंट चलाना भी सिखाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में ये ट्रेनिंग सेंटर भी खुद ही खोलने पड़ते हैं। शुरुआती दौर में आपको बहुत सारा विरोध और आलोचना सहना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के सामने कुछ नया कर रहे होते हैं, इसलिए लोग आपके असफलता होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोगों के किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया नेगेटिव होता है। दुनिया के हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे यही कहानी होता है, यही कहानी है।